हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज जो चैप्टर लाई हूं वो भी आए कह लीजिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कौन सा चैप्टर है, ये सौरमंडल का चैप्टर है। तो आज आपको इसे पढ़ना है मेरे साथ। और चूँकि मैं ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट आपको पहले भी करा चुकी हूँ मैप के माध्यम से, जिससे कि चीज़ें समझना आसान हो जाता है। मैं अगर चाहूँ तो वन लाइनर ला सकती हूँ आराम से, 20-30 क्वेश्चन में कहानी खत्म। लेकिन क्या आपको लगता है कि सौरमंडल 20-30 क्वेश्चन में ही फिनिश हो जाएंगे या इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं, इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव्स हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ज्योग्राफी में या फिर अदर जो भी पार्ट होते हैं वैसे जिसके लिए कि कॉन्सेप्ट लाना ज़रूरी हो, तो मैं कॉन्सेप्ट ही लेकर आती हूँ, मैप ही लेकर आती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए। तो सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सूर्य है, उसके बाद ये गोले 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 क्या है, अब देखते हैं ये। तो इसका नाम है सौरमंडल। इस चैप्टर का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये सौरमंडल होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये सौरमंडल क्या है। तो आपको पता है सूर्य, फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों को चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सब से मिलकर जिस मंडल का निर्माण होता है, इन सब से मिलकर जिस मंडल का निर्माण होता है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। जैसे फिर से समझ लीजिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उसके बाद धूमकेतु और उल्का, इन सब से मिलकर जो मंडल बनता है, इन सब से मिलकर जो मंडल बनता है इसे ही हम सौरमंडल कहते हैं, इसे ही हम सौरमंडल कहते हैं। और आपके एग्जाम्स में कभी कभी इस डिफिनेशन के आधार पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सौरमंडल का पार्ट नहीं, जिनमें कि ग्रह भी, ये तारे भी दिए होते हैं, तो तारे जो होते हैं ये सौरमंडल का पार्ट नहीं होता है। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, उल्काओं से मिलकर बने मंडल सौरमंडल कहलाते हैं। अब देखिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो सौरमंडल होता है उसका मुखिया, यानी कि जिसे मेन कहते हैं, जैसे आपके परिवार हैं तो उसके आपके परिवार में अगर दादाजी होंगे, दादी जी, अगर दादा दादी जी नहीं होंगे तो आपके पिताजी आपके घर के मुखिया होंगे। यानी कि आप सब का ख्याल आपके पिताजी रख रहे होंगे, आपके घर का लालन पालन, जीवन यापन जो भी होगा आपके पिताजी पे ही आश्रित होगा, उन्हीं के माध्यम से हो रहा होगा, वो आपके घर का आधार है। तो उसी तरह से ये जो सूर्य है, मैं यहाँ बीच में ही लिख देती हूँ, ये जो सूर्य है, ये सूर्य इस सौरमंडल का मुखिया है, इस सौरमंडल का आधार है, इसी पर ये ग्रह टिके हुए हैं। तो देख लीजिए सूर्य, उसके बाद ये सारे ग्रह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में ही जानते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि सूर्य हो गया सौरमंडल का ये मुखिया हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये केंद्र होता है, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल का केंद्र होता है सूर्य, सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या कह सकते हैं हम इसमें कि सौरमंडल में जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौरमंडल में जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है? तो ये ऊर्जा सूर्य के नाभिकीय संलयन के माध्यम से ये ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही पढ़ा होगा कि सूर्य में ऊर्जा क्यों, किससे मुक्ति होती है? तो ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मुक्त क्यों होती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य के वायुमंडल में, यानी कि सूर्य में जो हाइड्रोजन हीलियम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम पाए जाते हैं, तो यही हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे कि नाभिकीय संलयन होता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की मुक्ति होती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की मुक्ति होती है। अब अगर देखें इसके प्रतिशत के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम का क्या प्रतिशत है सूर्य में, तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसे आपको बता देती हूँ। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं सूर्य में, ये टोटल
71% होते हैं। अब इसे ध्यान में कैसे रखिएगा, तो जैसे पृथ्वी पर आपने देखा है कि 71% जल होते हैं, उसी तरह से 71% हाइड्रोजन होते हैं, और ये जो हीलियम होते हैं ये 26.5% होते हैं, 26.5% होते हैं। और अदर जो गैसें होती हैं, अदर जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। तो आपको इस रेशियो को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट तौर पे पूछे जाते हैं। तो और इन्हीं के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है सूर्य में। अब देखिए, इसके अलावा सूर्य की एक बात है कि इसमें प्रकाश मंडल होता है, सूर्य में प्रकाश मंडल होता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। जैसा कि मैंने पहली विशेषता दूसरी विशेषता बताई, तो इस तरह से प्रकाश मंडल होता है सूर्य में। अब ये प्रकाश मंडल है क्या, तो आप देख रहे हैं ये सूर्य है, आप इस सूर्य को देख रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए, अच्छा इसे रहने दीजिए, यहीं बना देते हैं, ये सूर्य है मान लीजिए। अब इस सूर्य में आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये सूर्य है, इसकी कुछ सतह है, इसके केंद्र है सूर्य के, क्योंकि आपको पता है कि हर गोल चीज़, हर राउंड चीज़ उसके एक केंद्र होते हैं। तो ये जो केंद्र है, उसके अलावा सूर्य पे धब्बे या फिर कलंक भी पाए जाते हैं, धब्बे या जिसे कलंक कहते हैं, तो ये भी मौजूद होते हैं। अब इनका जो तापमान होता है, ये प्रकाश मंडल के कारण इनका तापमान अलग अलग होता है। तो ये जो तापमान केंद्र में होता है, और इन तापमान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके तापमान कितने होते हैं। तो यदि इसके केंद्र की बात की जाए, तो केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत अधिक होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है सूर्य के केंद्र का। और यदि सतह की बात की जाए कि इस सतह पे तापमान क्या होता है, तो ये सतह पे तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सतह पे तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कलंक होते हैं या फिर जिसे धब्बे कहते हैं, इनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इन तीनों के तापमान को याद रखिएगा। ये प्रकाश मंडल का और सूर्य में तापमान का जो अंतर है, यानी कि एक दूसरे में तापमान का जो वितरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए सौर ज्वाला भी होते हैं इसमें। तब ये सौर ज्वाला क्या होता है, इसे हम देखते हैं। ये सौर ज्वाला क्या होता है, आपको पता है कि सूर्य की जो रोशनी पृथ्वी पर आती है, सूर्य की रोशनी ये जो पृथ्वी पर आती है, तो वो पृथ्वी 2 भागों में बटा है, 2 भागों में। एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध, एक ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देखिए यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, और जब सूर्य से प्रकाश आया तो ये प्रकाश का वितरण इस तरह से होता है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पे भी सूर्य की रोशनी जाती है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पे भी सूर्य की रोशनी जाती है। और ये रोशनी कैसी होती है, ये रंगीन रोशनी होती है। अब इसके जो नाम है, इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम अरोरा दिया गया है। इसका नाम, ये जो रोशनी आती है चमकीली रोशनी सूर्य से, इसका नाम अरोरा दिया गया है। आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि नाम से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ये जो अरोरा किरणें हैं, अरोरा जो है ये उत्तरी गोलार्ध पे जब आती है तो उसे अलग नाम दे दिया गया है, और जब दक्षिणी गोलार्ध पे आती है तो उसे अलग नाम दे दिया है। तो अब देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पे इसका नाम क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध पे इसका नाम है बोरिलिस, एक सेकंड, बोरिलिस, अरोरा बोरिलिस इसका नाम है, इसका पूरा नाम है अरोरा बोरिलिस। ये उत्तरी गोलार्ध पर। यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इस पर नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे याद कैसे रखें, ये दोनों नाम दोनों थोड़े हार्ड लग रहे हैं, अरोरा बोरिलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो देखिए आप कैसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के जो दक्षिणी भाग है, अगर आपने मेरे जलमंडल में एशिया का मानचित्र देखा होगा या फिर विश्व की नदियों में, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भारत है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी है, एशिया है, उसकी निचली गोलार्ध में यानी निचले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो नीचे का पार्ट है वहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया, और जो ऊपर का पार्ट है वहाँ अरोरा बोरेलिस। तो ये आपको याद रखना है इस रंगीन किरणों के बारे में। उसके बाद देखिए आपको पता है कि सूर्य ग्रहण, मैं एक ग्रहण का अलग से चैप्टर बना दूंगी जिसमें कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगी। उसके अलावा भी एक छोटी सी बात मैं आपको ग्रहण के बारे में भी बता देती हूँ। तो आपको पता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का जो संतुलन होता है, जो पृथ्वी आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, और इस चक्कर लगाने के क्रम में कभी चंद्रमा बीच में आती है तो कभी पृथ्वी बीच में आती है। तो अब देखिए जब सूर्य, चंद्रमा
और पृथ्वी एक सीध में होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब पृथ्वी के वासियों को ये सूर्य की कुछ हिस्से, जैसे जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये चंद्रमा आ गई थी, यानी कि यहाँ से कुछ हिस्से पृथ्वीवासी को सूर्य के दिखाई नहीं देते और इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। हम ग्रहण के चैप्टर में इसे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बस जान लेते हैं। तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। अब ये जो ग्रहण लगता है इसकी दो स्थिति होती है। जो ग्रहण लगते हैं ये दो तरह से लगते हैं। एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण जिसमें कि सूर्य का हल्का फुल्का पार्ट ढक जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें कि सूर्य का अधिकतम भाग, यानी कि इस तरह से आप जो ये अंदर का पार्ट देख रहे हैं, अधिकतम भाग ये पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको दिखाई नहीं देता, पूर्ण सूर्य ग्रहण में। अब इस स्थिति में क्वेश्चंस क्या आते हैं, इससे पूर्ण सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन क्या बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब बनते हैं तो आप इन ग्रहों के चारों तरफ एक आवरण टाइप के बन जाते हैं। इन ग्रहों के चारों तरफ एक छल्ले बन जाते हैं, आवरण बन जाते हैं, जिसे कि हम कोरोड, जिसे कोरोड या कोरोना कहते हैं, कोरोड या कोरोना कहते हैं। कोरोना यहाँ भी आ गया, वैसे तो पूरी पृथ्वी पे आई हुई है, यहाँ भी कोरोना आ गया। तो ये जो कोरोड है या कोरोना, इसे हम कोरोड या कोरोना कहते हैं। इस भाग को मैं इसे इस कलर से इंडिकेट करती हूँ, आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये जो भाग है इन्हें कोरोड या कोरोना कहते हैं। इसके अलावा जो ये सूर्य के सतह होते हैं, यानी कि ये जो चारों तरफ का ये पार्ट हो गया, ये जो रिंग जैसा आपको दिख रहा है, इसे डायमंड रिंग कहते हैं। इसे डायमंड रिंग कहते हैं, जिसे कि हिंदी में छल्ला कहते हैं। डायमंड रिंग, जिसे हिंदी में हीरा छल्ला कह सकते हैं या डायमंड छल्ला भी कह सकते हैं। तो इससे आपको एग्जाम में आरपीएससी जेपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के चारों तरफ एक रिंग की आकृति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे डायमंड रिंग या फिर छल्ला कहते हैं। और ये तभी संभव है जबकि सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। और ये जो कोरोड या कोरोना जिसे मैंने बताया, उससे किरणें निकलती हैं, एक्सरे किरणें। और यही वजह है, ये किरणें इतनी खतरनाक होती है कि आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। यही वजह है कि हमें कहा जाता है कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो ये सूर्य के बारे में आपने कुछ चीज़ें देखी, केंद्र, नाभिकीय संलयन, इसके तापमान के वितरण, उसके बाद प्रकाश मंडल, सौर ज्वाला, और ये सूर्य के ग्रहण के बारे में। तो आप अगर इसे स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। और मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि आप इन चैप्टर्स के नोट्स बनाएं, जैसे मैं मैप के माध्यम से बताती हूँ उस तरह से आप भी इनके नोट्स बनाएं। इससे आपको बहुत आसान होगा चीज़ों को समझना। आप क्या करें कि इस तरह से एक ऊपर फिगर बना लें, उसके बाद सूर्य लिख दें। चाहे तो आप उसमें कलर डाल के भी बना सकते हैं, यहाँ तो कलर अवेलेबल नहीं हो सकता तो नहीं कि में, तो आप सूर्य बना लें, उसके नीचे बगल में सूर्य लिख के नीचे पॉइंट डालते जाए। जैसे एक पॉइंट हो गया कि केंद्र होता है सौरमंडल का, दूसरा इसमें नाभिकीय संलयन होती है, फिर हाइड्रोजन हीलियम के आप वितरण डाल लें, उसके बाद फिर इस तापमान के बारे में, फिर प्रकाश मंडल के बारे में। इस तरह से आप 10-12 पॉइंट आराम से सूर्य से लिख सकते हैं। और इन्हीं पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मैंने जितना बताया तो इससे क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं बार बार। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा और भी एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए, ये तो हम देख लिए, अब चलते हैं ग्रहों के पास। अब हम ग्रहों के पास चलेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रहों के पास चलने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रहों के पास जाने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए गति के बारे में, क्योंकि इसमें हम गति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गति के बारे में। मोशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पर वो गति, ये ग्रहों की गति है। तो ये जो गति है, ये मोशन है, ये सौर मंडल में यानी कि ग्रहों की जो गति होती है, ये दो तरह की गति होती है। दो तरह की गति, एक होती है घूर्णन गति, एक घूर्णन गति होती है जिसे रोटेशन कहते हैं, जिसे रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति। और एक होती है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, जिसे रेगुलेशन कहते हैं, जिसे रेगुलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो गति हो गई, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो घूर्णन गति का साफ मतलब हो गया कि एक ही जगह पे घूमना। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहीं पे इस तरह से अगर गति करती हूँ, इस तरह से घूम जाती हूँ, तो ये घूर्णन गति हो गई। आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से यानी कि अपने जगह पे खड़े होकर ही गोल गोल घूमना, ये घूर्णन गति हो गया। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप पंखा देख सकते हैं। आप जो फैन लगाते हैं, सीलिंग फैन, तो वो क्या होता है कि अपने जगह पर लगा रहता है, घूमते
रहता है, घूमते रहता है, तो ये घूर्णन गति के अंतर्गत आ गया, फैन हो गया। और इसके अलावा लट्टू अगर आपने देखा होगा, ये बचपन में घुमाया होगा, तो उस लट्टू में आप देखते हो कि वो जब घूमता है तो उसकी जो ये नीचे की नोक होती है वो एक जगह पर होती है और वो गोल 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 घूमता जाता है। तो इस तरह से इस प्रकार की जो गति होती है इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं ये घूर्णन गति भी करते हैं और परिक्रमण भी गति भी करते हैं। तो चूंकि ये दोनों गति कहते हैं इसलिए हम इन दोनों गतियों को अलग अलग जानेंगे और इन दोनों गतियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये घूर्णन गति तो आप समझ ही गए होंगे प्रैक्टिकली कि अपने जगह पे जब हम गोल गोल घूमते हैं या कोई वस्तुएं घूमती है तो वो घूर्णन गति हो गया। और इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं किसी भी ग्रह पर। यानी कि पृथ्वी पर यदि दिन रात हो रहे हैं तो वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब देखिए परिक्रमण गति क्या होता है। परिक्रमण गति का मतलब होता है कि किसी चीज के चारों तरफ घूमना, किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना। जैसे कि यहाँ मैं एक टेबल रख दूं और इसके चारों तरफ घूमूं तो ये हो जाएगा परिक्रमण गति। इसका एक पूरा बेस्ट उदाहरण है शादी यानी कि विवाह। जैसे कि आपने हिंदू विवाह में देखा होगा जिस समय फेरा लेते हैं तो अग्निकुंड बनाया जाता है और अग्निकुंड के जब चारों ओर फेरे लेते हैं तो वो परिक्रमण गति का उदाहरण हो गया। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे। तो ये विवाह इस तरह से, तो ये परिक्रमण गति के उदाहरण हो गए, यानी किसी चीज़ के चारों ओर घूमना। तो ये जो परिक्रमण गति है ये ग्रह करते हैं, आपको पता है। और इसी परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुएं होती हैं, यानी कि मौसम बदलती हैं। क्योंकि घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है और ये परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं होती हैं या मौसम बदलती हैं। तो आपने गति तो जान लिया। अब चलते हैं ग्रहों के पास, यानी कि अब हम ग्रहों को देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रहों के जो क्रम होते हैं, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के जो क्रम होते हैं ये याद रखना आपके लिए बेस्ट है, एकदम मस्ट कह लीजिए। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ग्रहों के जो क्रम है वो क्या क्या है। आप इन्हें याद कर लेंगे, एक होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए। अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो आप एक होमवर्क के तौर पे इसे ले लीजिए कि आपको इसे याद कर लेना है। तो अब देखिए सूर्य के जो नज़दीक सबसे पहला ग्रह है वो बुध है, उसके बाद जो है शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद है सबसे आखिरी वरुण। क्योंकि आपको पता है कि ये जो नाम है ये कहीं कहीं एग्जाम्स में हिंदी में नहीं देके इंग्लिश में दे दिए जाते हैं। तो कॉमनली तो ये सारे नाम आप जानते हैं, लेकिन ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि नेपच्यून कौन है, यूरेनस कौन है। तो देखिए आज मैं इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको यूनाइटेड नेशन तो पता होगा ना, यूएन, यूनाइटेड नेशन, तो आप इसे यूएन से याद रखें, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। अब आप इसे भूलेंगे नहीं, बाकी तो ये सब आपको पता ही होंगे। तो आप देखिए क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इसे बीच से 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले बुध है, तो अब इस बुध ग्रह के गुण के बारे में जानते हैं। ये बुध ग्रह कैसा है, क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए बुध ग्रह, इसे ले लिए। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य के नज़दीक का ग्रह। इसके अलावा ये सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है सूर्य, बुध, और सबसे नज़दीक का ग्रह है। और ये जो बुध है, बुध चूँकि आपको पता है कि ये मान लीजिए ये कोई पिंड हो गया, ये कोई छोटी सी आकृति ले ले, यहाँ पे कुछ रख दे, यहाँ पे कुछ रख दे, तो ये जब घूमेगा तो ये जल्दी घूमेगा, ये जब घूमेगा तो ये लेट से घूमेगा। तो यही चीज़ इन ग्रहों के माध्यम से भी होती है। चूँकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है इसीलिए सूर्य का चक्कर लगाने में इसे बहुत कम समय लगता है, सूर्य का चक्कर लगाने में इसे बहुत कम टाइम लगता है। मात्र 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, यानी कि वहाँ 1 साल जो परिक्रमा पूरा होता है, जिसे 1 साल कहते हैं हम, तो वो 1 साल 88 दिनों का होता है। 88 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसके अलावा देखें बुध के बारे में, तो बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के 9 उपग्रह। इसके अलावा बुध के बारे में एक क्वेश्चन आता है तापांतर के बारे में, कि यहाँ तापांतर होती है
और ये तापांतर कितनी होती है, यानी कि यहाँ ताप में अंतर होते हैं। यहाँ सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है कि दिन में तापमान कुछ और होता है, रात में तापमान कुछ और होता है। जैसे दिन में 450 डिग्री से प्लस तापमान हो जाते हैं और रात में जो होता है वो -150 डिग्री तक में पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये जो तापांतर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बुध से संबंधित है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कौन से ग्रह है जिसमें कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये जो चुंबकीय का संबंध है ये बुध से रिलेटेड है। तो आपने इसके बारे में नोट पॉइंट देखा, आप इसी तरह से बना लेंगे। नज़दीक का ग्रह है, छोटा है, परिक्रमा 88 दिन में करता है, इसके उपग्रह नहीं है, तापांतर इतना है और ये चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आपने बुध के बारे में कुछ देखा। अब चलते हैं इसके बाद शुक्र के बारे में। इसका कलर ग्रे कलर का होता है, बुध ग्रे कलर का होता है, मतलब कि सीमेंट कलर जैसे आप कह सकते हैं, सीमेंट के कलर का। उसके बाद अब शुक्र के पास चलते हैं कि आखिर शुक्र के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो शुक्र के पास चले तो सबसे पहले ये देखिए, शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है क्रम के अनुसार, शुक्र सूर्य के क्रम के अनुसार ये दूसरे नंबर का ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह। इसके अलावा ये सबसे गर्म ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। तो ये चमकीला या गर्म ग्रह क्यों है, इसका रीजन देखिए। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वे सोचते हैं, कॉमन सेंस यहाँ लगाते हैं कि सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वो सबसे पहले बुध के पास पहुँचते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बुध के पास पहुँचती होगी तो सबसे ज़्यादा गर्म बुध होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग 98% तक पाई जाती है। इसके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 98% तक पाई जाती है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, यही वजह है कि ये शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसके अलावा अगर देखें तो इसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग तार या स्टार या इवनिंग स्टार। तो इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व और द्रव्यमान जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, अप्रॉक्स में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसका जो कलर होता है ये येलो होता है, पीला कलर का ये होता है। तो इससे शुक्र के बारे में आपने ये सारी चीज़ें देखी। और इसमें भी उपग्रह नहीं होते हैं, इसके भी उपग्रह जो हैं उपग्रह नहीं होते हैं, शुक्र के भी नो उपग्रह। अब उसके बाद चलते हैं हम पृथ्वी के पास, चूँकि ये हम पृथ्वी पे ही रहते हैं तो इसका तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़ना चाहिए खुशी खुशी। तो ये हम पृथ्वी के पास चलते हैं और उसके बाद पृथ्वी की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। स्केच का प्रॉब्लम। तो अब देखिए तीसरे नंबर पे हम पृथ्वी के पास चलते हैं, पृथ्वी के पास। तो सबसे पहले तो पृथ्वी नीला होता है, नीला ग्रह है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि इसमें जल की अधिकता होती है, जल 71% है, जल अधिक है, इसी वजह से पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण यह नीला ग्रह होता है। दूसरा ये सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह है और ये जो सबसे नज़दीक है ये। अब देखिए यहाँ पे और देखते हैं, ये नीला ग्रह है, उसके बाद जीवन यहीं पे संभव है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन गैस है और भी चीज़ें जो कि जीवन जीने के लिए उपयोगी होती है, जैसे जैव मंडल। तो जैव मंडल का क्षेत्र जो बनाता है यहीं पृथ्वी पर ही बनाता है, तो ये पृथ्वी है। और उसके बाद इस पृथ्वी में ये जो गति करता है, यानी कि जिसे दैनिक गति कहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं, तो ये 24 घंटा में करता है, लगभग 23 घंटा 6 मिनट या 5 मिनट मान लीजिए। तो इस तरह से पूरा 24 घंटा आप डायरेक्ट ही मान लीजिए। तो 24 घंटे में ये दिन और रात होते हैं, घूर्णन गति करते हैं, इसी वजह से दैनिक गति जिसे कहते हैं। तो इसे मैं दैनिक गति भी लिख देती हूँ, घूर्णन गति दैनिक गति, समझने में आसान होगी आपको। तो ये जो दैनिक गति है ये 24 घंटा में पूरा करते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और लगभग 365 दिन 6 घंटे मान लीजिए, तो 365 दिन में ये पूरे सूर्य का, यानी ये जो सूर्य है इसका एक चक्कर पूरा करते हैं, जिसकी वजह से कि परिक्रमण गति होता है और यहाँ साल बदलते हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। जब आपने किसी ग्लोब को देखा होगा तो उसमें ग्लोब सीधा कभी नहीं देखा होगा, हमेशा इस तरह से हल्का सा आपने डाउन देखा होगा। तो ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, तो ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट
पूछा जाता। और यदि इसके तल की बात की जाए कि ये अपने तल पे, सतही तल पे कितनी झुकी है, तो ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने सतही तल पर। और इसी तल और अक्ष की वजह से, यही अक्ष पे झुकाव और तल पे झुकाव, तल के कोण की वजह से ही ऋतुएं होती हैं, जहाँ की ऋतुएं बदलती हैं। आपको पता होगा कि हाँ ऋतुएं बदलती हैं, और ये जो ऋतुएं, ये मौसम है, ये इसी प्रक्रिया के द्वारा बदलती है, यानी अक्ष पे झुकाव और तल पे कोण पे बराबर, उसी के कारण ये ऋतुएं बदलती है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन भी आए, क्योंकि अब तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं ना कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है, नहीं, उसके अंदर के जो गुण है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा स्मार्ट हो गया। तो अब देखिए, इनकी वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं होती है, और ये पृथ्वी के कुछ नियम थे और कुछ प्रॉपर्टी थे। अब देखिए, चौथा ग्रह जो है ये मंगल है, यानी कि सूर्य से दूरी का चौथा ग्रह ये मंगल है। अब हम मंगल के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मंगल का रंग लाल होता है, मंगल का रंग लाल होता है। और ये लाल क्यों होता है, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे कि आप भली भांति पहचानते हैं, बहुत सारे बार इसके यूज भी करते हैं, तो ये चंद्रमा होता है पृथ्वी का उपग्रह। इसका यूज़ तो गानों में, शेरो शायरी सब में किया जाता है, तो इस तरह से उपग्रह आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद देखिए मंगल के बारे में, तो मंगल लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आपने देखा होगा कि जहाँ भी लोहा होता है, लोहा जब रिएक्शन करता है, जंग लग जाता है, तो हल्का लाल लाल दिखता है, ऐसे भी रेड दिखता है। तो इसी तरह से आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह। इसके अलावा देखिए, मंगल ग्रह चौथा ग्रह है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, और इसके 2 उपग्रह होते हैं, इसके 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबोस और एक उपग्रह होता है डीमोस। देखिए नाम कितना अच्छा है, फोबोस डीमोस, याद रखने में भी आपको आसानी होगी। तो ये फोबोस और डीमोस जो है, ये 2 उपग्रह होते हैं मंगल के। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति, आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, मंगल और ये रहा बृहस्पति, तो इन्हीं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं पट्टी, यानी कि क्षुद्र ग्रह, जिसे आप कह सकते हो उल्का पिंड। इसकी पट्टी किस ग्रह के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। और मंगल ये क्या करता है, इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ बुलाता है, इन क्षुद्र ग्रहों को बुलाता है, और जब ये क्षुद्र ग्रह आते हैं तो ये घूमते घूमते तब तक हट जाता है, और ये क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कि पृथ्वी में दाग या फिर गड्ढे बन जाते हैं, जिसे कि आप कहते हैं कि पृथ्वी में दाग है और चांद में दाग है। तो इस तरह से ये इन्हीं की वजह से होता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, फोबोस डीमोस इसके उपग्रह होते हैं। अब चलते हैं इन क्षुद्र ग्रह के बारे में, इन पट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये पट्टी है क्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 ग्रह, उसके बाद के 4 ग्रह, यानी बीच में एक बेल्ट है, बीच में एक पट्टी है जो 4-4 भागों में बांट रहा। तो अब ये जो 4 भागों में बांटा, तो इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और चूंकि ये पृथ्वी यहाँ सबसे बड़ा है इन चारों ग्रहों में, तो इसे पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं। आप इनका नाम याद रखिएगा कि बेल्ट के अंदर का जो पार्ट है, ये 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या फिर पृथ्वीय ग्रह कहलाते हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं, इसे बाहरी ग्रह कहते हैं। ये जो 4 ग्रह है, इसे बाह्य या बाहरी ग्रह, इसके अलावा बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो है बृहस्पति है, तो इसी वजह से इसका नाम बृहस्पतिय ग्रह भी पड़ा है, बृहस्पतिय ग्रह। अब देखिए, ये बेल्ट होते क्या है, ये क्षुद्र ग्रह होते क्या है। तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, यानी कि आपको पता है कि ग्रह तो गोल गोल बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो कि गोल नहीं हो पाते, और इतने बड़े साइज के अगर नहीं हो पाए, गोल नहीं हो पाए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रह गए, तो हम इसे ही उल्का पिंड कहते हैं, इसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड। और आपको पता होगा कि जब ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरह आती है, जब उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आती है, ये भी परिक्रमा करता है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है सब ग्रहों के साथ ही। चूँकि आपको पता है कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, यानी कि सूर्य का जो घनत्व है, द्रव्यमान है, वो 99.99% है, जिसकी वजह से कि यहाँ ग्रेविटेशन, यहाँ आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, और ये सभी ग्रहों को अपनी कक्षा पे यानी कि खींचे रहता है, अपनी कक्षा से बांधे हुए रहता है, और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा पे परिक्रमा
परिक्रमा करते हैं, तो यही वजह है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कुछ उल्कापिंड हट जाते हैं, यानी कि अपने बेल्ट से निकल जाते हैं, छिटक जाते हैं और वो इधर आने लगते हैं आकर्षण शक्ति की। और इसी स्थिति में ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो मैंने आपको वायुमंडल चैप्टर में पढ़ाई थी कि इसमें जो मध्य मंडल होता है, उस मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, या कभी कभी जब नष्ट होने के बाद उनके अवशेष पत्थर के टुकड़ों के रूप में बचते हैं और वो जब पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि जब ये उल्का यहाँ से आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं और उससे जो पत्थर होते हैं वो पृथ्वी के सतह पे पहुँच जाते हैं जलने के बाद, तो उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी जब छोटे थे हम लोग तो ये समझते थे कि हाँ ये तारा है और इससे बहुत सारी विषय मांगते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तारा तो गैस ही होता है और उसके टूटने की कोई संभावना ही नहीं होती। तो अब से अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो अब विष मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं देते हैं, विष तो देंगे नहीं। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन देंगे, वही सबसे बड़ा विष होगा। तो ये हो गया मध्यमंडल, उल्कापिंड इसमें नष्ट हो जाते हैं। अब आपने यहाँ तक देखा तो ये क्षुद्र ग्रह हो गए और ये एक बेल्ट का निर्माण करते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ग्रहों की क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप क्रम याद रखेंगे तो आपको साफ साफ याद रहेगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह के बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह के बलय हैं। उसके बाद देखिए हम बृहस्पति के पास आते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका कलर लगभग ऑरेंज टाइप का होता है। चलिए बृहस्पति का अध्ययन यहाँ पे कर लेते हैं। बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके अलावा क्या है कि चूंकि आपने यहाँ देखा कि ये जो है बुध सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, ये परिक्रमण गति। और ये जो शुक्र है, शुक्र के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा कि शुक्र के बारे में कि शुक्र बहुत देर से चक्कर लगाता है, यानी कि ये थोड़ा आलसी ग्रह भी जाना जाता है, ये ज़्यादा देर से चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति क्या करती है कि इस पर दिन और रात बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि मात्र 9.5 घंटे, हमारी पृथ्वी से भी कम में, यानी 9.5 घंटे में ये बृहस्पति अपने पथ का चक्कर लगा लेती है। यानी ये सूर्य का इतना चक्कर नहीं लगाती है, उतना समय में अपने पथ का चक्कर लगाती है, घूर्णन गति करती है मात्र 9.5 घंटे में और सबसे जल्दी। उसके बाद देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो गया, इसका कलर लगभग ऑरेंज होता है, 9.5 घंटे में ये अपना चक्कर लगा लेता है। इसके अलावा अगर देखें तो ये भी बेल्ट से नज़दीक का ग्रह है। और इसका जो एक उपग्रह है, एक वैसे तो कहा जाए तो इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। अगर सबसे ज़्यादा उपग्रहों की बात की जाए कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, तो ये बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि मान्यता प्राप्त सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, तो वो शनि के पास है। क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है किस ग्रह के पास है, तो वो बृहस्पति के पास है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ सबसे ज़्यादा। लेकिन यदि मान्यता प्राप्त उपग्रह अगर पूछा जाए तो वो शनि के पास है। तो इस तरह से देखिए, इसमें से एक उपग्रह है बृहस्पति के ज्ञानीमीड जिसका नाम है, और ये ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें जो मंगल में डीमोस है, ये छोटा उपग्रह। तो ये देख लीजिए, ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। और इसके अलावा बृहस्पति में एक और विशेष बात है, क्योंकि आपने देख ही लिया सबसे बड़ा है। और उसके बाद चलते हैं शनि के पास। चलते हैं कि ये शनि की क्या विशेषता है, शनि के क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये शनि जो है ये छल्ले के रूप में पाए, यानी कि अगर पूछा जाए कि किस ग्रह में छल्ले हैं, यानी कि किस ग्रह में 7 छल्ले हैं। छल्ले चूँकि उसके बगल के ये यूरेनस भी है, तो 7 छल्ले किस ग्रह में है, तो ये शनि ग्रह में 7 छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये क्या है कि ये आकृति के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकृति के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह है। और सूर्य से जो इसकी दूरी है, सूर्य से जो इसका क्रम है, ये 6ठे नंबर पे आता है। और आकृति के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसमें 7 छल्ले होते हैं। इसके अलावा इसे मान्यता प्राप्त सर्वाधिक उपग्रह हैं इसके। अब देख लीजिए, हम अरुण के पास चलते हैं। तो ये जो अरुण है,
मैं लिख देती हूँ, ये अरुण है और ये जो वरुण, इन दोनों का कलर जो होता है ये हल्का ब्लू या ग्रीन कह लीजिए, इन दोनों का कलर हल्का ब्लू या ग्रीन, ब्लू ग्रीन मिला के होता है। तो ये दोनों क्यों होता है इस कलर का, क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, इसमें जो है मीथेन पाई जाती है, तो इसी मीथेन की मात्रा की वजह से इनका कलर जो होता है ब्लू ग्रीन होता है। जैसे कि आपने मंगल में पढ़ा होगा कि मंगल पे मार्स गैस पाई जाती है, मंगल पे मार्स गैस पाई जाती है, उसी प्रकार से इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण कि इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। और देखिए इसमें 7 छल्ले होते हैं और अरुण में 5 छल्ले होते हैं, छल्ले जिसे रिंग्स कहते हैं, तो 5 छल्ले होते हैं इसमें। और उसके बाद यदि पूछी जाए, अब देखिए इन सब का आपने बारी बारी से अध्ययन किया और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कि हमें एक साथ देखना होगा, एक साथ देखने से ही पता चलेगा। अब देखिए अपने ग्रहों के क्रम के अनुसार तो देख लिया, अब यदि पूछा जाए कि ग्रहों के आकृति के अनुसार बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे पहले यहाँ से आप चारों को याद रख लीजिए आकृति से बड़े में, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आ गया हमारा पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। कितना आसान है याद करना, ये चारों का आप याद रखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद जो नंबर है 5वें नंबर पे हो गया पृथ्वी, 6ठे पे हो गया शुक्र, 7वें पे हो गया मंगल और 8वें पे हो गया बुध। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह, भोर का तारा जिसे कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा किन 2 ग्रहों के बीच वलय है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच है। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि चूँकि आपको पता होगा कि सारे ग्रह जो परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब, आपने यदि कभी देखा होगा तो आप देखते होंगे सूर्य पूरब में उगता है और ये धीरे 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 पश्चिम की ओर चला जाता है। लेकिन असल में बात यह है कि ये जो हमारे ग्रह हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन इनमें 2 ग्रह अपवाद ग्रह हैं, शुक्र और इधर अरुण, शुक्र और अरुण। कैसे याद रखेंगे, तो इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, ये दोनों ग्रह जो है अपवाद हैं, यानी कि ये दोनों उल्टा घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं ये उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये वजह है कि यहाँ सूर्य विपरीत दिशा में निकलते हैं, यानी कि चूँकि यहाँ पे हमारे मंडल पे, हमारे ग्रह पे सूर्य पूरब की दिशा में निकलते हैं, लेकिन यहाँ जो है सूर्य ये पश्चिम की दिशा में निकलते हैं, सूर्य पश्चिम की दिशा में निकलते हैं इन 2 ग्रहों पे, शुक्र पे और इधर आ जाइए अरुण पे, यूरेनस पे। उसके बाद सबसे लास्ट ग्रह जो है सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे लास्ट ग्रह वरुण है। और वरुण की ये विशेषता यह है, चूँकि ये सबसे लास्ट है इसीलिए सबसे ज़्यादा दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। ये 145 साल में 145 साल लगाता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, बहुत ज़्यादा दिन। अब देख लीजिए यहाँ तक तो आपने देख ही लिया। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आता है एक प्लूटो, जो कि अब तारा की यानी कि ग्रह की श्रेणी में नहीं है, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 ईस्वी में हटा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए हैं। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया है, तो ग्रहों के जो गति के नियम है ये केपलर ने दिया है। और ये जो प्लूटो था ये इन केपलर के नियम का पालन नहीं कर रहा था, यानी कि प्लूटो में वो सारे गुण नहीं थे, वो नियम नहीं थे जो कि केपलर ने ग्रहों के लिए दिया था। तो इसीलिए खगोलीय शास्त्री जो थे उन्होंने उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया प्लूटो को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर सबसे चमकीला अगर तारा की बात की जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये साइरस है, आपको पता होगा। सबसे चमकीला तारा साइरस हो गया। और यदि एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा, चूँकि आपको दिख रहा है कि पृथ्वी से तो यहाँ सूर्य नज़दीक है, लेकिन यदि सूर्य के अलावा पूछा जाए यानी सूर्य के बाद पूछा जाए तो ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो कौन सा है, तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए, सबसे नज़दीक का तारा जिसमें कि सूर्य ऑप्शन में नहीं रहे, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और यदि सूर्य के ऑप्शन में है और उसमें दूसरे नंबर का सबसे नज़दीक का तारा पूछा जाए पृथ्वी से, तो ये भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये सौरमंडल का चैप्टर था, कुछ पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसके अलावा जब मैं ग्रह का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो जो भी बातें होंगी उसमें सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सूर्य से रिलेटेड जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बताना जरूरी है, दिन रात से रिलेटेड, कब कम होता है, कब जाता होता है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊँगी, डिटेल में बताऊँगी, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। पहले तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि ये चैप्टर
चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं, और नोट्स तो ज़रूर ही बना लीजिए। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, अभी पैंडेमिक टाइम है, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बताते रहिएगा और अपने घर परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, फिर एक नए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और यदि आप लोग मेरे शाम के 4 बजे के लाइव क्विज में भाग नहीं लेते हैं तो ज़रूर भाग लें, उसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं उसमें भी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल करके आपको बताती हूँ। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।